एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े, मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। मैंने आपको कहा था 20 एग्जांपल्स मिक्स्ड सप्लाई के और 20 एग्जांपल्स कंपोजिट सप्लाई के सोच के आने। तो ये होमवर्क था आप लोगों का, उम्मीद है आप लोगों ने नहीं किया होगा। गुड, चलिए मैं आपको बताता हूं, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं आज हम लोग टॉपिक में, ठीक है, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मिक्स्ड सप्लाई क्या है, कंपोजिट सप्लाई क्या है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंपोजिट सप्लाई की, और उसके बाद बात करेंगे मिक्स्ड सप्लाई की। अब ध्यान से समझना, कंपोजिट सप्लाई में मैंने कहा था कैसा बंडल्ड होना चाहिए, नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। नेचुरली बंडल्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी काम को करें, मतलब सेल्फ सप्लाई के बारे में, सप्लाई के एस्पेक्ट में कोई भी सप्लाई करें, तो वो सप्लाई जो है ना, दो कमोडिटी, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई, दोनों का मतलब होता है दो कमोडिटी एक साथ बेचना, दो कमोडिटी, दो गुड्स एक साथ बेचना। जैसे सर लैपटॉप के साथ बैग, मोबाइल के साथ चार्जर, मोबाइल के साथ हेडफोन, जो कि जनरली मिलता नहीं है, जनरली क्या नहीं मिलता है। अब तो बाकी सारी की सारी कंपनी जो है ना, वो चार्जर भी फ्री में अब देती नहीं है, बोलती है अलग से परचेज कीजिए, हाँ या ना, मैक्सिमम। और मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था उस समय सैमसंग का फोन खरीदा था, वो कीपैड, उसमें भी ईयरफोन फ्री मिलता था, चार्जर फ्री मिलता था। अब वो सिस्टम खत्म, हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या है, सबका अब अलग अलग वेटेज हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई दो अलग अलग कंसेप्ट आया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है और मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है। कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड होता है, जैसे जो इन कॉमन इन जनरल होता ही है। आप कोई भी कंपनी का लैपटॉप खरीदिए, लैपटॉप के खरीदने से बैग मिलेगा ही मिलेगा, यस और नो, तो ये सब चीज कॉमन है। लेकिन अगर हम बात करें शर्ट के साथ टाई दी जा रही है फ्री, मैंने एक कहानी सुनाया था कल, क्या सुनाया था कि अगर मैं सेलर हूं, क्लॉथ का सेलर हूं, मेरे पास शर्ट है, टाई भी रखी हुई है, टाई बिक नहीं रहा है, इन जनरल कोई टाई खरीदता नहीं खरीद रहा है, नहीं बिक रहा है, अब स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं क्या सोचूंगा एज अ सेलर कि मेरा स्टॉक निकले, हाँ या ना, मेरा स्टॉक बिके। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा आइए और एक शर्ट के साथ टाई ले जाइए, आइए शर्ट के साथ टाई ले जाइए। क्या जनरली शर्ट प्लस टाई मिलता है क्या? इन जनरल ये नहीं होता है। लेकिन मैंने क्या किया, अपने जो ब्लॉक हो गया है मेरा स्टॉक, उस स्टॉक को निकालना है मुझे, तो मैंने एक काम किया, एक शर्ट के साथ, लेट्स से शर्ट का प्राइस जो है ना वो 500 रुपीज है, और चलिए 500 नहीं, हम इसे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, इसको और बड़ा करते हैं, 1000 रुपया है लेट्स से। शर्ट का प्राइस कितना? 1000, और टाई का प्राइस जो है ना वो 200 रुपया है। मिलाकर, दोनों को मिलाकर टोटल कितना हो गया? 1200 रुपया। लेकिन मैंने कहा कि आप आइए 1000 में शर्ट के साथ 200 रुपए का टाई फ्री ले जाइए, यानी कि आपको 1200 की जगह कितना देना पड़ेगा? 1000। क्वेश्चन ये आया कि सर अब इस कंडीशन में हम लोग जीएसटी कितना देंगे, इस पे जीएसटी लगेगा भी या नहीं लगेगा? मैंने आपको कहा था अगर कंडीशन कंपोजिट सप्लाई का हो, अगर कंडीशन मिक्स्ड सप्लाई का हो, दोनों ही कंडीशन में यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्यों होगा अर्चना? क्योंकि दोनों के दोनों जो है ना सप्लाई हैं, कंपोजिट हो या, और जहां होगा सप्लाई
वेरी गुड, समझ में आ गया ना। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स जो भी होगा उसका टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? सप्लाई। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर। कॉम्पोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड होगा, इसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा, मतलब एक कमोडिटी जो होगी वो प्रिंसिपल होगी, जो मेन होगी मेन सप्लाई कहेंगे उसको, और दूसरा जो उसके साथ होगा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वो सपोर्टिव सप्लाई कह सकते हैं। तो मेन सप्लाई विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल सप्लाई, और प्रिंसिपल सप्लाई ही कंपोजिट सप्लाई में सप्लाई माना जाता है। तो आप बताओ कंपोजिट सप्लाई में जीएसटी किसका कितना एप्लीकेबल होगा? कंपोजिट सप्लाई में जीएसटी कितना एप्लीकेबल होगा? तो जितना प्रिंसिपल सप्लाई पर रेट लगा हुआ है। क्लियर? जितना प्रिंसिपल सप्लाई पर रेट एप्लीकेबल है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने कहा लैपटॉप और प्लस लैपटॉप के साथ क्या है? बैग। लैपटॉप पे जीएसटी 28% है और बैग पे 18%। अर्चना आप बताइए कितना जीएसटी एप्लीकेबल होगा, 28% कि 18%? 28%। क्यों? क्यों? आपने कहा 28% जो लैपटॉप पर लग रहा है सर जीएसटी वही एप्लीकेबल होगा, क्यों? वाई? अच्छा, ज्यादा लैपटॉप का सप्लाई होगा। अच्छा, इसने कहा कि ज्यादा लैपटॉप का सप्लाई होगा सर, बैग का सप्लाई कम होगा, ये संभव है क्या? यहां पर मैंने कहा कि मेन सप्लाई किसे माना जाएगा? लैपटॉप। प्रिंसिपल सप्लाई, और प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप खरीदने जा रही हो ना। अच्छा, एक बात बताइए, लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं कि लैपटॉप के साथ जो बैग बिक रहा है वो आप खरीदने जा रहे हैं? लैपटॉप खरीदने, लैपटॉप के साथ जो भी बैग का प्राइस वो इंक्लूड रहता है। तो जीएसटी 28% प्रिंसिपल सप्लाई पर लगेगा। बहुत इजी था। कंपोजिट सप्लाई समझ में आ गया होगा। अब मिक्स्ड सप्लाई की बात करेंगे। तो मिक्स्ड सप्लाई में मैंने कहा था कि दो या दो से अधिक ऐसे गुड्स जिसका सेम वेटेज होगा, जिसका इक्वल वेटेज होगा। दो या दो से अधिक ऐसे गुड्स जो इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे, वैसे कमोडिटीज का अगर सप्लाई करते हैं तो जीएसटी वहां भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कितना, जिसका रेट सबसे ज्यादा होगा। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था ब्रश और पेस्ट, टूथपेस्ट और ब्रश एक साथ बेच दिया जा रहा है। तो ब्रश का लेट से 18% है और टूथपेस्ट का 12%। ब्रश का कितना? 18% और पेस्ट का 12%। आप बताइए कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होगा, 12% वाला या 18% वाला? क्यों? नहीं, मिक्स्ड नहीं बाबू, मिक्स्ड सप्लाई की बात की जा रही है। तो मिक्स्ड सप्लाई में वो जीएसटी एप्लीकेबल होता है जिसका रेट ज्यादा होता है। तो ज्यादा रेट कौन सा है, 12% के 18%? तो 18% एप्लीकेबल होगा। समझ में आया? इसका एग्जांपल एक और जो अभी मैंने कहा, दिवाली आने वाला, दिवाली में नहीं, दिवाली में दिया मतलब गिफ्ट दिया जाता है ना, गिफ्ट धमाका जो कहते हैं, और उसमें पैकेट्स दिए जाते हैं इन जनरल सारी की सारी कंपनीज में। और कंपनीज में क्या होता है ना, आप देखिएगा डब्बा दिया जाता है। पता है आपको, उस डब्बा को बनाने में खर्च होता है और उसमें अलग अलग तरह के कमोडिटीज होते, एक ही मिठाई नहीं होती, अलग अलग तरह के मिठाई होते हैं। क्लियर? अब अगर अलग अलग तरह के मिठाई हैं तो आप बताइए सभी तरह के मिठाई पर अलग अलग % रेट लगा होगा?
अलग अलग तरह, मान लो चॉकलेट भी है और मिठाई भी है, तो चॉकलेट का और मिठाई का रेट सेम तो नहीं होगा। अगर चॉकलेट का रेट ज्यादा है या काजू बादाम भी डाल दिया जाता है, उसमें पिस्ता भी डाल दी जाती है, तो पिस्ता का अगर रेट ज्यादा है वो थोड़ा ही डालेगा, लेकिन डालेगा जरूर। बोलो क्यों? क्योंकि उसका जीएसटी रेट कितना है? ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण पूरे के पूरे प्राइस पर कौन सा जीएसटी लग जाएगा? जो सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो डालेंगे, जरूर डालेंगे। इससे आप कंपनी वाले को फायदा, मैं मिटा के बताऊं इसे, देखो जरा सा देखो, ध्यान देना। कंपनी वाले को क्या फायदा? सर बोनस तो मुझे देना ही था, अगर मैं सैलरी पर बोनस देता हूं या गिफ्ट, ऐसे तो गिफ्ट दिया जाता है खुशहाली, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज खुश नहीं रहेंगे तो कंपनी चलेगा नहीं ढंग से। तो एम्प्लॉइज को खुश रखने के लिए थोड़ा कुछ ना कुछ एक्सपेंस बियर करना पड़ता है, इस पर्पज से भी वो गिफ्ट देते हैं। अब समझिएगा, यहां पर अगर मैं 5 कमोडिटीज दे रहा हूं या 4 ही समझिए ना, लास्ट क्लास में भी मैंने सेम एग्जांपल दिया है। चारों रेट अगर हम लोग यहां पर एप्लीकेबल कर दें, 5%, 12%, 18% और अंतिम कौन सा निखिल? 28%। अब इतने सारे जीएसटी रेट्स हैं, इसका सबसे कम अमाउंट में हम कमोडिटी डालेंगे, लेकिन डालेंगे जरूर। टोटल प्राइस हो रहा है 1000, लेट सपोज इसका हम 500 का दे रहे हैं, इस पर प्राइस लगा रहे हैं 200 का, 5 और 2 700, इस पर भी 200, और पता है आपको 28% जिस पर लग रहा है ना, उसका केवल 100 रुपए का सामान डाल रहे हैं। ओवरऑल आप जोड़िए तो कितना आया? ओवरऑल प्राइस कितना खर्च? 1000 रुपया। अब बताओ, इस 1000 रुपये पर जीएसटी लगाना है प्लस जीएसटी, तो कितना परसेंट जीएसटी? 28% जीएसटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बोलिए, अगर 5% जीएसटी लगाते तो 1000 का कम पड़ता कि नहीं पड़ता? इसलिए यहां पर मिक्स्ड सप्लाई भी कुछ कुछ सप्लायर्स करते हैं ताकि कुछ कुछ फायदा हो जाए। क्लियर है? अब इसके बाद एक कंफ्यूजन आया था मिक्स्ड सप्लाई के बारे में, थोड़ा सा और 2 मिनट सुन लीजिए। क्या है? मैंने कहा 2 अलग अलग कमोडिटीज हैं, दोनों का सेम वैल्यू, इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे हम नहीं कह सकते कि ब्रश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेस्ट नहीं। हम ये भी नहीं कह सकते कि सर पेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रश नहीं। अब मान लो पेस्ट है आपके पास, ब्रश नहीं है, व्हाट विल यू डू? हाथ से कर लेंगे। कितने दिन तक? कितने दिन तक? और जितने क्लियर मतलब जितने अच्छे तरीके से ब्रश से हमारा दांत साफ होगा, हाथ से होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ पाई? दोनों इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन में जो रेट ज्यादा होगा। अब एक चीज देखो तो जरा सा, पहला सप्लाई मैंने कहा कंपोजिट सप्लाई, जिसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा, यानी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट गुड्स होगा, उसका रेट लगाया जाएगा। दूसरा मैंने कहा मिक्स्ड सप्लाई, जिसमें सारे कमोडिटीज इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग हैं, 2 अलग अलग कमोडिटीज हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक कंडीशन आया, सर हम लोग ज्यादातर या तो मॉल में या कहीं भी शॉप में जाते हैं तो ये चीज तो दिख ही जाता है, बाय 1 गेट 1 फ्री। बड़े बड़े आप ब्रांड में जाइएगा तो ब्रांड्स में क्या होता है, बाय 1 गेट 2 फ्री। ऐसा भी आपने देखा होगा, बाय 1 गेट 3 फ्री। बाप रे। अब पता है आपको इसके पीछे का क्या झमेला है? आप एक ही नहीं खरीद सकते, इतना महंगा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, एक ही के प्राइस में सब इंक्लूड कर लेगा।
क्वेश्चन ये आता है, हमको प्राइस पर नहीं बात करना, क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां पर सेम कमोडिटी दिया जाएगा ना। आप गए हो मॉल में, अगर आपने खरीदा होगा शर्ट या पैंट या कोई भी ऐसा कमोडिटी जिस पर जिस पर मतलब फ्री वाला एस्पेक्ट है, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर लगा हुआ है, आपने खरीदा है ऐसा। मान लो कि शर्ट खरीद रहे हैं, हम लोग शर्ट खरीदने जा रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री है। अब देखो तो, एक शर्ट आप 500 रुपए वाला खरीदते हो, दूसरा शर्ट आप बोलते हो फ्री में 700 वाला दे दीजिए ना। शर्ट कितने का खरीदे? 500 का। बोले ये शर्ट अच्छा लग रहा है, बाय वन गेट वन फ्री है ना, तो एक 700 वाला शर्ट दे दीजिए ना। या आप चलिए 700 वाला तो नहीं देगा, कोई नहीं देगा, ये आप सोच सकते हो। आप कहिएगा 400 वाला शर्ट फ्री में दे दीजिए ना, देगा क्या? वो भी नहीं देगा। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री में सेम नेचर का कमोडिटी होना चाहिए। हाँ या ना? आप बोलते हो कि नहीं? एक शर्ट अगर खरीदे तो सेम क्वालिटी के सेम प्राइस के शर्ट आपको फ्री में मिलेंगे। ऐसा है क्या? आप 500 का शर्ट खरीदिए, 400 का शर्ट फ्री है? नहीं, सेम क्वालिटी के होते हैं। तो बाय वन गेट वन फ्री में प्रॉब्लम। अब बताओ, ये मिक्स्ड सप्लाई है, ये मिक्स्ड सप्लाई है या कंपोजिट सप्लाई? कौन बताएगा मुझे? मिक्स्ड है। मिक्स्ड का क्या क्या कंडीशन था? 3 कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन, 2 अलग अलग तरह के कमोडिटीज होने चाहिए। 2 अलग अलग तरह के कमोडिटीज होने चाहिए। क्या यहां अलग अलग तरह का है? नहीं है, बात खत्म। मिक्स्ड तो नहीं है। कॉम्पोजिट है क्या? कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है? नेचुरली बॉन्डेड होता है। What does it mean? It means one supply, one commodity will be primary commodity, principal commodity, and other will be supported. Supportive होगा। तो बताओ, यहां तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक शर्ट इंपॉर्टेंट है तो दूसरा नहीं है क्या? दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। तो ये किस तरह का है? तो ये ना ही कंपोजिट सप्लाई है, ना ही मिक्स्ड सप्लाई है। इसका एस्पेक्ट अलग चलता है। और आप बताओ, इसमें जीएसटी रेट के बारे में सोचना पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि सेम कमोडिटी है, तो रेट ऑफ जीएसटी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये टॉपिक है आपके मॉड्यूल में, आप देखिएगा जरा सा। मिक्स्ड सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। दिख रहा होगा आपको पेज नंबर 50 में, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 74 मिक्स्ड सप्लाई लिखा हुआ। मीनिंग ऑफ मिक्स्ड सप्लाई बहुत बड़ा एग्जांपल दिया हुआ है, आप पढ़िएगा। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई? फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? यहां पर दिया हुआ है आपके बुक में, एक टेबल के हेल्प से बताया गया है। मैं वापस से एक्सप्लेन करूं क्या? सेम चीज एक्सप्लेन किया जाए क्या? क्यों एक्सप्लेन किया जाए? टाइम वेस्ट होगा। 51 पेज नंबर 51 आप देखिए, लिखा है डिस्क्रिप्शन, देन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। अब बताइए, नेचुरली बंडल्ड कौन सा होगा? कंपोजिट या मिक्स्ड? कंपोजिट। मिक्स्ड होगा क्या? नहीं होगा। तो यस नो लिखा हुआ। बाकी देखिए नेक्स्ट, इज सप्लाई अवेलेबल फॉर सप्लाई इंडिविजुअली? अब कंपोजिट सप्लाई अलग अलग दिया जाता है? नहीं। मिक्स्ड सप्लाई दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रिंसिपल कमोडिटीज हैं। हाँ या ना? तो दोनों अलग अलग बिकता है। अब उसको हम एक साथ बेच रहे हैं, अलग बात। तो यस भी है, नो भी है। अब इस तरीके से मैं सारा पॉइंट एक्सप्लेन करूं या आप समझ जाइएगा? एक्सप्लेन कर दें। वन इज प्रीडोमिनेंट सप्लाई फॉर रेसिपिएंट। अब बताइए, मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट। प्रीडोमिनेंट का, डोमिनेंट का मतलब क्या? जिसका महत्व ज्यादा है।
तो कंपोजिट सप्लाई में तो महत्व ज्यादा होगा, तभी तो प्रिंसिपल सप्लाई होगा। और दूसरा क्या है यहां पर, मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई में इंपॉर्टेंस ज्यादा आपके पर्सपेक्टिव से हो सकता है। अब उसके साथ कुछ और फ्री मिल जाए तो ये आप अलग बात समझ सकते हो। यहां पर अलग इंपॉर्टेंस आपके अकॉर्डिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाँ या ना। तो यस और नो दोनों लिखा हुआ है यहां। नेक्स्ट पॉइंट है अदर सप्लाईज आर एंसिलियरी। एंसिलियरी मतलब होता है सपोर्टिव। एंसिलियरी मतलब क्या होता है, सपोर्टिव। तो बताओ सपोर्टिव सप्लाई किसमें होगा, प्रिंसिपल सप्लाई जिसमें होगा। और प्रिंसिपल सप्लाई किसमें होता है, मिक्स्ड में, कंपोजिट में, कंपोजिट में, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं। इज सप्लाई प्राइस्ड सेपरेटली। कंपोजिट सप्लाई सेपरेटली प्राइस किया जाता है क्या, कंपोजिट सप्लाई में अलग अलग प्राइस होता है क्या, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जैसे देखिए ना, लैपटॉप आप खरीदने जाते हो तो लैपटॉप का प्राइस तो जुड़ता ही है 39,000, 1,000 बैग का जोड़ के बता दिया जाता है और ओवरऑल प्राइस कितना बता दिया जाता है, 40,000। तो इसका मेन प्राइस कितना हो गया, 40,000। और 39,000 पे अगर 18% जीएसटी लग रहा है तो 18% हम 40,000 पे भी निकालेंगे, बिकॉज प्रिंसिपल सप्लाई इज 39,000 लैपटॉप। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर हो गया? क्लियर, आगे बढ़ें। सप्लाइड टुगेदर दोनों में होगा यस। सप्लाइड टुगेदर मतलब दो अलग अलग कमोडिटीज एक साथ बेचा जाता है, मिक्स्ड में या कंपोजिट में? सर दोनों में, दोनों में, हाँ या ना। इसके बाद फिर ऑल सप्लाईज कैन बी ऑफ गुड्स, यस। सर्विस का होगा क्या, सर्विस इंक्लूड होगा क्या? मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में सर्विस इंक्लूड होगा? नहीं होगा सर, केवल गुड्स होगा। तभी तो आप दो गुड्स एक साथ दे सकते हो, बंडल कर सकते हो। अब बताओ तो कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसमें सर्विस, दो सर्विस को आप एक साथ बांध के बेच रहे हो। सर सर्विस इज intangible aspect, so we cannot bundle them. Am I right or wrong? तो फिर हो गया, बात खत्म, वहां पर सर्विस पर अप्लाई नहीं होगा। ऑल सप्लाईज कैन बी ऑफ सर्विसेज, सर्विस पे भी दिया है। अब एग्जांपल बताओ तो सर्विस का कुछ सोचो, सोचो सोचो, सोचिए सर्विस का कुछ एग्जांपल। हाँ, पेन ड्राइव अगर दे रहे हैं तो वो तो सॉफ्ट कॉपी मिल ही रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है वहां पर, है कि नहीं? हार्ड कॉपी तो मिल ही रहा है, सॉफ्ट कॉपी भी मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर बाय वन गेट वन फ्री है। बाय वन गेट वन फ्री जो है ना, वो किसी एक्ट के तहत नहीं लिखा गया, सर्कुलर नंबर है, देखिए यहां। और बाय वन गेट वन फ्री का भी कंसेप्ट क्लियर था, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर हो गया, बाय वन गेट वन फ्री पे कौन सा टैक्स लगेगा, तो सेम रेट पे टैक्स लगता है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े। मिक्स्ड सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई हायर प्राइस पे जो सबसे महंगा है उसका मतलब जो रेट होगा, तो मिक्स्ड सप्लाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाइए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आपको पता है रिवर्स चार्ज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बोलो क्यों? क्योंकि इसको लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है, लगता है कि ये हो जाएगा रिवर्स चार्ज, लेकिन होता नहीं है। अब देखो, तो मैंने आपको ये चीज बताया है क्या,
थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और फिर आप बताइएगा मैंने ऑलरेडी ये चीज बताया है या नहीं बताया। लेवी एंड कलेक्शन जो है वो सेक्शन 9 के तहत पढ़ा जाता है। इफ वी विल टॉक अबाउट लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, तो वो किस सेक्शन के तहत पढ़ा जाता है? लेवी एंड कलेक्शन के बारे में जो भी पढ़ना है वो सेक्शन 9 के तहत, याद रखिएगा। सेक्शन 9 में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसके आगे क्या है देख लीजिए थोड़ा सा। लेवी एंड कलेक्शन जो है ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। आप देखो चार्ट एकदम क्लियर कट दिख रहा होगा, 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, हाँ या ना। सेक्शन 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) और 9(5) कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है? 5 सब सेक्शंस में। हाँ, ये देखिए हम लोगों को लेवी एंड कलेक्शन के बारे में पढ़ना है, अबाउट लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन जो होगा उसको पढ़ना है इन सेक्शन 9, और सेक्शन 9 को 5 सब सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं। 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) और 9(5), 5 सब सेक्शंस में डिवाइडेड। सर अब ये 5 सब सेक्शंस क्या क्या है जानना तो होगा। चलिए सबसेक्शन 1 देखते हैं। 9 सबसेक्शन 1, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज, एक वर्ड आया फॉरवर्ड चार्ज। क्या होता है सर फॉरवर्ड चार्ज? किसी को पता है फॉरवर्ड चार्ज? फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा, सीधा सीधा हम लोग सीधा चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो जो फॉरवर्ड चार्ज है वो जनरल एस्पेक्ट है। कहने का मतलब क्या है? लेट सपोज ए इज सेलर एंड ये सेल कर रहा है बी को सामान, तो बी पर ये क्या चार्ज करेगा? टैक्स, हाँ या ना? ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज। ये जनरल एस्पेक्ट है, ये सब कोई करते हैं। जैसे आप सामान खरीदते हो, सेलर के पास गए, आपने सामान खरीदा तो आपको टैक्स भी साथ में जोड़कर देना पड़ता है, हाँ या ना? तो यहां पर चार्ज किया जा रहा है जीएसटी, किस तरह का चार्ज? फॉरवर्ड चार्ज। किस तरह का चार्ज? फॉरवर्ड। सिंपल, एकदम सिंपल है। फॉरवर्ड चार्ज मीन्स व्हाट? कि बायर से अगर सेलर से अगर हमने खरीदा सामान तो उस पर जीएसटी भी इंक्लूड करके हम ही को पे करना पड़ता है, ये फॉरवर्ड चार्ज है। नॉर्मल एस्पेक्ट, ठीक। इसमें कौन कौन से जीएसटी होते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, या अगर इंटरस्टेट की बात की जाए, सॉरी इंटरस्टेट की बात की जाए तो आईजीएसटी, इंट्रास्टेट में सीजीएसटी, एसजीएसटी। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2, जीएसटी इज नॉट लेवीड। थोड़ा डिटेल वे में पढ़ते हैं, इसको समझिएगा। सबसेक्शन 2 में क्या लिखा गया है? हाउएवर जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैज नॉट बीन लेवीड इमीडिएटली। इसको मैं मिटाता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। 9 सबसेक्शन 1 समझ में आ गया। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या समझ में आया? कि इसमें सर फॉरवर्ड चार्ज के बारे में बात की गई है। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या होता है? नॉर्मल जो हम लोग परचेस किए उस पर जीएसटी जोड़ के प्राइस पे कर देते हैं, हाँ या ना? तो ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज। सर 9 सबसेक्शन 2 है क्या? याद कीजिएगा, अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि अरे सर ने तो ये पहले ही पढ़ा दिया है। 9 सबसेक्शन 2, वेरी गुड, वेरी गुड निखिल। मैंने क्या बताया था कि देखो
जब कॉन्स्टिट्यूशन का गठन हुआ, मतलब जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट बनाया जा रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल 366 क्लियर कट लिखना पड़ा कि अल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं लिया जाएगा। जीएसटी अल्कोहलिक लिकर पर जो डायरेक्ट कंजम्पशन होगा, जो डायरेक्ट कंज्यूमेबल होगा, जो डायरेक्ट कंज्यूमेबल होगा, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं। तो ना, और दूसरा कौन कौन से हैं जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है? तो वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। लेकिन आपको पता है जीएसटी उस पर लगेगा, ये एकदम श्योर्ड है, एकदम, मतलब गवर्नमेंट डैम श्योर, गवर्नमेंट इज डैम श्योर, मतलब ही इज कॉन्फिडेंट दैट उस पर जीएसटी हम लोग जल्दी ही लगा लेंगे। और उसके लिए एक जगह बनाकर, खाली जगह बनाकर रख दिया है कि जब कोई नियम बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी न किसी आर्टिकल में, किसी न किसी सेक्शन में, किसी न किसी सब सेक्शन में उसको लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ब्लैंक प्लेस छोड़ दिया गया है अंडर सेक्शन 9(2), मतलब अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 2। इसमें यह बोला गया कि भैया जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कौन कितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। बस जीएसटी काउंसिल को इसका डेट वेरीफाई करना है, क्लियर करना है। जिस दिन जीएसटी काउंसिल कह दी कि आज से, हाँ भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद से पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल पर जीएसटी एप्लीकेबल आज रात 12 बजे के बाद से होगा। उस दिन से हो गया। और वो चीज कहां लिखना पड़ेगा? बोला जाएगा ना, कहां लिखा है, हाँ या ना। ये जनरली सब पूछ देते हैं, अच्छा ये बात कहां लिखा है? तो लिखना पड़ेगा कहां? आर्टिकल सॉरी सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में लिखना पड़ेगा। क्लियर? एनी डाउट नहीं है? आगे बढ़े। तीसरा पढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। आपको पता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो सर दोनों को अलग अलग क्यों बनाया? अभी पता चल जाएगा। मैं मिटा दूं इसे। अल्टीमेटली कहने का यह मतलब हुआ कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 पर, सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं, लेकिन होगा। लेकिन होगा कब से होगा अर्चना? जब से जीएसटी काउंसिल कह देगी कि कल से जीएसटी है, लगने लग जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में रिवर्स चार्ज की बात की गई। नाइन 3 और 9(4) में रिवर्स चार्ज की बात की गई। क्वेश्चन ये आएगा कि सर रिवर्स चार्ज होता क्या है? इन जनरल मीनिंग तो यही समझ में आ रहा है कि रिवर्स चार्ज का मतलब है कि खुद टैक्स लगा लें। मतलब नहीं समझे? मैं बताता हूं। देखो यहां पर क्या है रिवर्स चार्ज, समझिएगा। आपको पता है कि कुछ बिजनेसमैन को छूट दिया जाता है। एकदम स्टार्टिंग फेज में
कुछ बिजनेसमैन को छूट दी जाती है। कहा जाता है, आपको याद होगा थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट याद नहीं है, जिसपे गवर्नमेंट कहती है कि 10 लाख, 20 लाख या मैक्सिमम 40 लाख का ये लिमिट है। जितना का अगर इतने का अगर टर्नओवर हो रहा है तो वैसे बिजनेस को जीएसटी में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, वो नॉन रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हो गए। अब नॉन रजिस्टर्ड बिजनेसमैन से अगर मैं रजिस्टर्ड बिजनेसमैन सामान खरीद रहा हूं तो गवर्नमेंट तो उससे चार्ज करेगी नहीं, नॉन रजिस्टर्ड है। अब नॉन रजिस्टर्ड है तो उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या? क्या उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जीएसटी पर पे करता कौन है? जो बायर होता है। जैसे अगर मैंने परचेज किया तो मैं जीएसटी पे करूंगा, खुद जितना परचेज किए उतने पर। अभी एग्जांपल से समझाते हैं। S for supplier, seller, R for recipient, मतलब जो रिसीव कर रहा है रिसीवर, R for receiver, S for seller और सप्लायर। ये जो सप्लायर है ना वो रजिस्टर्ड है, और जो रिसीवर है वो नॉन रजिस्टर्ड है। बात तो समझिएगा, रिवर्स चार्ज क्या है वो समझिएगा। सप्लायर क्या है? रजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट नॉन रजिस्टर्ड है। सप्लायर जब सप्लाई करेगा, अब देखो अगर मैं मान लेता हूं कि सप्लायर है, सप्लायर सीधा सीधा जाकर क्या कर देता? जीएसटी दे देता। सप्लायर अगर सीधा सीधा जीएसटी चार्ज कर देता, गवर्नमेंट को दे देता, पे कर देता, तो ये फॉरवर्ड चार्ज होता। हाँ या ना? देखो ध्यान से समझना, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड का कंसेप्ट हटाइए आप, अभी हम लोग वो भी देखेंगे। पहले हटाइए, पहले समझिए क्या होता है। मान लो कि सप्लायर है, सप्लायर ने सप्लाई किया कमोडिटी आर यानी रिसीवर को, और सप्लायर जाकर जीएसटी पे कर दे रहा है। ये नॉर्मल कंडीशन होता है। रिसीवर को डायरेक्ट नहीं जा रहा ना गवर्नमेंट को पे करने के लिए, गवर्नमेंट को तो सप्लायर डायरेक्ट जाकर देगा, रिसीवर जो है सप्लायर को जीएसटी देगा। ये नॉर्मल कंडीशन है और यही फॉरवर्ड चार्ज है। यहां पर जो सप्लायर पे कर रहा है गवर्नमेंट को, वो कौन सा चार्ज हो गया? फॉरवर्ड। सीधा लिखते हैं, समझ में आ रहा नीतीश? ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन कहा जा रहा है कि सप्लायर जो है ना वो रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड है। अब कंडीशन समझिएगा, चेंज हो रहा है। सप्लायर नॉन रजिस्टर्ड, तो सप्लायर जब नॉन रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट कहती है कि तुम छोड़ दो ना, कहे तो कि नहीं देना है तुमको जीएसटी। अब ये नॉन रजिस्टर्ड है, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ना वो 10 लाख से, थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर गया ही नहीं, 20 लाख से ऊपर का ये इसका बिजनेस नहीं है, इसने गवर्नमेंट मतलब जीएसटी में जाकर रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं। क्या इसे जीएसटी पे करना है? लेकिन ये जो रिसीवर है ना वो रिलायंस कंपनी, अब ये तो रजिस्टर्ड है, ये सामान खरीद रहा है, तो क्या इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा? ऑब्वियसली करना पड़ेगा। यहां पर रिलायंस कंपनी रजिस्टर्ड है, ये अगर गवर्नमेंट को पे करती है जाकर टैक्स, इसको तो पे करना पड़ेगा जीएसटी। तो ये क्या करता है ना, अगर ये 1000 रुपए का सामान होगा तो ये 1000 पर जितना भी परसेंट जीएसटी होगा, जीएसटी ऐड करेगा। वो जीएसटी इसको ना देकर
1000 रुपया सप्लायर को देगा और जीएसटी निकालकर वो किसे देगा? सीधे जाकर गवर्नमेंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए कंडीशन समझिए, अगर सप्लायर सामान रिसीवर को दिया तो और जाकर टैक्स जमा कर दिया, खुद जाकर टैक्स जमा कर दिया, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज। क्योंकि अब इसके बाद सप्लायर क्या करेगा? रिसीवर से टैक्स का भी अमाउंट लेगा। ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मल कंडीशन। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं, बिजनेसमैन है, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर का लिमिट है नहीं, टर्नओवर है नहीं, तो ये तो गवर्नमेंट को टैक्स देगा नहीं क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं। लेकिन रिसीवर जो खरीद रहा है वो रजिस्टर्ड है, तो इसको तो टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है आप अपने परचेज पे खुद से टैक्स निकालो और जमा करो। अगर आपने 1000 रुपए का सामान लिया है तो 1000 पर जीएसटी ऐड करो, मतलब 1000 सप्लायर को दे दो और जीएसटी जो निकलेगा वो गवर्नमेंट को दे दो। ये हो गया रिवर्स चार्ज। क्या हो गया? रिवर्स चार्ज। बात समझ में आया? और ये कंडीशन लिखा गया है इन सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। तो सर 9 सबसेक्शन 4, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में क्या लिखा है? उसमें भी रिवर्स चार्ज के बारे में बोला गया। उसमें क्या बोला गया पता है? उसमें यह बोला जा रहा है कि अगर रिसीवर रजिस्टर्ड है और पेयर या सप्लायर नॉन रजिस्टर्ड है तो सभी के सभी तरह के, देखिए 9 सबसेक्शन 3 इसमें स्पेसिफाइड कमोडिटी पर है, इसमें स्पेसिफाइड, बहुत ध्यान से समझिएगा, देखो इसमें स्पेसिफाइड कमोडिटीज, कुछ कमोडिटीज पर ही रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। लेकिन इन सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में क्या बोला गया था जो कि अब नहीं है, अबॉलिश कर दिया गया। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में बोला गया कि सभी तरह के प्रोडक्ट पर, सभी तरह के प्रोडक्ट पर जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वही जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट। अब बात समझिएगा, थोड़ा सा एग्जांपल से मैं समझाता हूं, ये बात तो समझ में आएगी, अभी बात समझ में आई नहीं। जैसे देखो रिलायंस कंपनी, यार छोड़िए ना, रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होगी, छोटी सी कंपनी की बात करते हैं। कोई भी मान लो मैं XYZ लिमिटेड चला रहा हूं, एक कंपनी चला रहा हूं, ठीक है। अब XYZ, और आपको पता है बिहार में ही आप देखें ना, बहुत सारा अचार का कंपनी मिल जाएगा, हाँ, जो लोकल बॉडी है और वो कंपनीज एक्ट से रजिस्टर्ड है, उसका टर्नओवर होता है अच्छा खासा। चिप्स की कंपनी मिल जाएगी आपको, लोकल होगी लेकिन चिप्स वो कंपनी से रजिस्टर्ड है, नॉर्मली वो अपना जो भी, तो बताइए उसका टर्नओवर वो तो होगा स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा। अब देखो ये जो रिसीवर है ना वो रजिस्टर्ड है। अब ये रजिस्टर्ड छोटा बिजनेसमैन है रजिस्टर्ड लेकिन है छोटा बिजनेसमैन। अब ये क्या कर रहा है ना, चाय खरीद रहा है किसी से, कोई भी एक पर्टिकुलर शॉप से छोटा मोटी खोल के बैठ गया, चाय बनाते रहता है, उसके पास गया, ए छोटू जाओ ना 2 चाय लेकर आओ, 2 कप चाय लेकर आए। अब बताओ ये चाय वाला कितना कमा लेता होगा? बहुत कम, इसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत है नहीं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 कहता है कि जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है, जो भी एंटिटी रजिस्टर्ड है, जो भी बिजनेसमैन रजिस्टर्ड है, वो इन सभी सप्लाई पर टैक्स निकालेगा और खुद टैक्स जाकर गवर्नमेंट को जमा करेगा। अब बोलिए सब पागल हो जाएंगे हम लोग। अगर मैं मान लो बिजनेसमैन हूं, बात समझिएगा, मैं बिजनेसमैन हूं, तो ज्यादातर, अब जैसे मान लो कि मैं आटा खरीदने गया तो क्या हुआ, एक छोटा दुकानदार है, राशन का दुकान वाला, क्या वो जीएसटी
से रजिस्टर्ड होगा, जीएसटी काउंसिल में रजिस्टर्ड होगा? नहीं होगा। चाय वाला रजिस्टर्ड है? नहीं है। सर मार्कर खत्म हो गया था, मार्कर खरीदने गए, मार्कर खराब हो गया, मार्कर खरीदने गए, मार्कर जो स्टेशनरी दुकान वाला है वो भी रजिस्टर्ड नहीं। दिन भर में सैकड़ों ऐसे ट्रांजैक्शंस हम लोग कर लेते हैं जो नॉन रजिस्टर्ड बॉडी होते हैं। क्या हम लोग 100 के 100 ट्रांजैक्शंस पर टैक्स निकालकर पे करते नहीं? अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे दिन भर जीएसटी कैलकुलेट करके। अभी पेन खरीद के आए हो, कितना पेन है? दो पेन है सर, कितने का? 10 रुपए वाला। अच्छा टोटल 20, कितना जीएसटी? दिन भर बैठ के कैलकुलेट करते रहो, बिजनेस क्या कीजिएगा? हाँ है ना? कहने का मतलब है कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 बहुत डिफिकल्ट था फॉलो करना। और आपको पता है जीएसटी कब आया? जीएसटी कब आया अमन? 2017 में 1 जुलाई 2000। आपको पता है जुलाई के बाद अक्टूबर आते आते 2017 में अक्टूबर आते आते इस सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 को अबॉलिश करना पड़ा। अबॉलिश का मतलब रद्द करना पड़ा कि ना 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 ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये जो है ना ये वाला बात ये सबसे संभव है नहीं। अब देखो बिजनेसमैन तो बहुत सारे लिटरेट भी हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। अब जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो क्या करेंगे बेचारे? कहां से जीएसटी कैलकुलेट करेंगे? तो इस कंडीशन के कारण इसे अबॉलिश कर दिया गया। बाद में गवर्नमेंट ने कहा कहानी सुन लो, बस कहानी सुन लीजिए और कुछ नहीं, याद रह जाएगा। बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करते हैं, ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 जो है ना उसको अबॉलिश तो किए हैं लेकिन इसको फिर से जिंदा करेंगे। इसको फिर से 2018 के 1 अप्रैल से जिंदा करेंगे। गवर्नमेंट वो उस डेट पे इसे जिंदा नहीं कर पाई, वापस इसे नहीं ला पाई। दूसरा उन्होंने कहा 2019 से करेंगे, उस समय भी नहीं हुआ। इसके बाद कहा गया कि इसको हम जल्दी ही ले आएंगे लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे? यहां देखो, छोड़िए ना, हो गया गलती से। चलिए देखिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 को कहा गया कि हम लोग इसमें टर्नओवर लिमिट डिसाइड कर देंगे और टर्नओवर लिमिट को डिसाइड करने के बाद हम लोग इस टर्नओवर पर जो ज्यादा होगा उसी पर हम लोग ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर लिमिट से कम है जिसका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट जो कि जीएसटी काउंसिल बताएगी, अभी तक बताई क्या? नहीं, जीएसटी काउंसिल ने अभी तक वो टर्नओवर लिमिट नहीं बताया। तो टर्नओवर लिमिट बताएगी, एक स्पेसिफाइड टर्नओवर लिमिट, उस पर ही ये रिवर्स चार्ज सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 इंप्लीमेंट होगा। आपको पता है जीएसटी काउंसिल अगर ये टर्नओवर लिमिट पब्लिश भी करती है ना तो बहुत बड़ा टर्नओवर लिमिट, जैसे रिलायंस कंपनी हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है, वैसे कंपनी का नाम बताएगी। आप बताइए रिलायंस कंपनी में चाय बेचने वाला रजिस्टर्ड होगा जीएसटी से या रजिस्टर्ड नहीं होगा? रजिस्टर्ड होगा। क्यों? क्योंकि सर अगर वो रिलायंस कंपनी में ही केवल चाय बेचता है ना तो भी उसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो एक लिमिट है वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा। हाँ या ना? नॉन रजिस्टर्ड बिजनेसमैन के साथ क्या रिलायंस कंपनी बिजनेस करेगी? तो बड़ी बड़ी कंपनीज नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस के साथ काम ही नहीं करेगी, तो उसको निकाल के तो देना पड़ेगा नहीं जीएसटी। रिलायंस कंपनी को प्रॉब्लम ही नहीं। बोलिए सर मान लेते हैं कि ऐसा हो जाए, मानने में क्या जाता है? मान लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? अब अगर मैंने मान लिया ये चीज कि चलो ठीक है
सामने वाला पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, रिलायंस कंपनी को ऐसा टैक्स निकालना ही पड़ेगा। आप बताइए रिलायंस कंपनी को फिर भी प्रॉब्लम होगी क्या? वो फिर भी प्रॉब्लम नहीं होगी रिलायंस कंपनी को। क्यों नहीं होगी? वॉइस का जो रीडिंग आता है ना, बोलेंगे छोड़िए ना, नहीं जा रहा तो ऐसे उसको निकाल दीजिए, नीचे से उसको निकाल दीजिए आराम से, ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे ऐसे निकालो। क्या उस कंडीशन में भी रिलायंस कंपनी को प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। बोलिए क्यों सर, रिलायंस कंपनी को क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या उसको कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है? नहीं भाई, रिलायंस कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो आराम से क्या करेगी, 10-12 चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करेगी, बोलेगी निकाल करो, दिन भर बैठ के आपको कैलकुलेशन ही करना है। तो उस कंडीशन में 9 सबसेक्शन 4 को इंप्लीमेंट किया जाएगा विद अ स्पेसिफाइड टर्नओवर लिमिट, जो कि अभी नहीं किया गया है, वो अभी नहीं इंप्लीमेंट किया गया है। नहीं पूछ रहा है, जानना तो पड़ेगा बाबू। पूछ दिया, अगर पूछता है ऑप्शनल में, अगर नहीं जानोगे क्या कीजिएगा? अगर नहीं पूछा जाना था तो दिया क्यों बुक में, मॉड्यूल में? ऑप्शनल पूछता है, ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं पूछता। आप 1-2 सेट देख के नहीं कह सकते कि नहीं पूछता है। ICMAI जो है वो इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे, अगर उसने मॉड्यूल में सेट किया है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है, तो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, इसमें पता है किसके बारे में बात की गई है? इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर। बोलिए सर ये इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर क्या है? ECO है। ECO इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियल ऑपरेटर। आप लोगों के पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं ECO के। मैं आपको बताता हूं कुछ नाम, फ्लिपकार्ट, Amazon, मिंत्रा, तो ये सारे के सारे जो मैंने नाम लिया, ये क्या करता है? गुड्स का ट्रांसफर करता है, हाँ या ना? अब बताओ ECO का काम क्या है? गुड्स ट्रांसफर करना। ECO मतलब इको मत पढ़ लीजिएगा, ECO मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियल ऑपरेटर। आप बताइए ये क्या करता है? देखो, बायर से ऑर्डर लेता है और सेलर को ऑर्डर प्लेस कर देता है, हाँ या ना? बायर क्या करता है? ऑर्डर प्लेस कर देता है। बायर से ऑर्डर लेता है और सेलर को प्लेस कर देता है, फिर सेलर जाकर सीधा पे करना, मतलब डिलीवर कर देता है बायर के पास। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये लिंक करने का काम करता है ECO। इसके सर्विस पर GST लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, इन सभी बातों को सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में लिखा गया है। इंट्रा स्टेट सप्लाई थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, इसके बारे में जानकारी मतलब दी गई है, इतना आपको जानना था। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ पाई होगी कि क्या क्या सेक्शन चार्जेस हैं, कहां कहां GST एप्लीकेबल होगा, कहां कितना चार्ज किया जाएगा। इसके आगे GST रेट के बारे में बताया गया है, और GST रेट के बारे में मैंने 10 बार से कम नहीं पढ़ाया होगा आप लोगों को, इसलिए मैं GST रेट दोबारा नहीं बताऊं। आगे भी पढ़ना है, देखो नहीं आगे नहीं बताया जाएगा। GST रेट
इतने बार मैंने आपको समझाया है कि इसका कोई काउंटिंग नहीं है। चलो ठीक है, 4 हैं। कौन कौन से? 5 बताओ। 5, 12, 18 और फिर और क्या बताएं? क्या बताएं? और उसके बाद ये भी मैंने बताया है कि जब इंट्रा स्टेट की बात की जाए, 2 तरह से जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और दोनों 50-50% डिवाइड हो जाता है। 1000 बार मैंने ये चीज बताया है। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर बात की जा रही है स्पेसिफाइड कमोडिटीज की सबसेक्शन 3 में, और सबसेक्शन 4 में ये कहा जा रहा था ऑल द गुड्स। हाँ, जो कि ये क्या कर दिया गया बाद में, अबॉलिश कर दिया, कैंसिल कर दिया गया, पॉसिबल नहीं था।